तो एक कदम और आगे बढ़ते हैं, एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जिसको नहीं कराया गया था, कुछ छोड़ा भी गया था। उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाली वृक्क की इकाई है वृक्काणु यानी नेफ्रॉन। उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाली वृक्क की इकाई है नेफ्रॉन। रुधिर से मूत्र का पृथक्करण होता है वृक्क में यानी किडनी में। रुधिर का अर्थ होता है ब्लड, खून, रक्त। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया। हमारे लिए ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। पाचन नली में कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है? पाचन नली का कौन सा भाग यकृत से यानी लीवर से पीत रस प्राप्त करता है? क्षुद्रांत्र। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ का संचयन के कारण ऐंठन होता है यानी दर्द होता है हमारे पेशियों में, वह है लैक्टिक अम्ल। किसी सामान्य वयस्क की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है 15 से 18 मिनट। 15 से 18 प्रति मिनट, 15 से 18। एक वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है 15 से 18 प्रति मिनट। श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करती है। त्वचा द्वारा श्वसन करने वाला जीव है केंचुआ। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन। अंतः श्वसन उसको बोलते हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं, इसके समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर फैलती हैं। और उच्च श्वास उसको बोलते हैं जिसको हम सांस छोड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं उसको उच्च श्वास बोला जाता है। और उस समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर जाती है। भोजन में संचित ऊर्जा किस समय निर्मुक्त होती है? श्वसन के समय। भोजन में संचित ऊर्जा जो होती है वह श्वसन के समय निर्मुक्त होती है यानी मिलती है। मछलियों में श्वसन अंग है क्लोम, जिसको गलफड़ा भी बोला जाता है। मछलियों में श्वसन अंग क्लोम है जिसको गलफड़ा भी बोला जाता है। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है आनुवंशिकी। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली विज्ञान की शाखा है आनुवंशिकी। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं आनुवंशिकी और अंग्रेजी में इसको जेनेटिक्स बोला जाता है। अंग्रेजी में जेनेटिक्स बोला जाता है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन द्वारा। आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं मेंडल। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46 यानी 23 जोड़ी। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होगा? पुरुष का Y व स्त्री का X। पुरुष का Y व स्त्री का X क्रोमोसोम्स मिलने से बालक का जन्म होगा। आपको एक बार क्रोमोसोम्स का फंडा बताए थे कि होता क्या है कि जब कोई भी शिशु गर्भधारण जब करती है स्त्री, तो उसमें क्रोमोसोम्स जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे मिलकर बनते हैं। जैसे XX गुणसूत्र मिल गया 22 जोड़ी यानी 44 गो, और एक स्त्री का X और एक पुरुष का Y मिल गया तो यह मिलकर 23 जोड़ी हो जाएगा। और अगर XY मिल गया, देखिए पुरुष में क्या होता है कि पुरुष में XY दोनों गुणसूत्र दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं और स्त्री में केवल XX क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसमें दोष किसका है? अगर मान लीजिए कि कहीं पर अगर मान लीजिए कि स्त्री यानी लड़की पैदा होती है या लड़का पैदा होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें किसका दोष है? इसका उत्तर होगा वास्तव में कि किसी का दोष नहीं है भाई। XX क्रोमोसोम्स, पुरुष के पास XY क्रोमोसोम्स है और स्त्री के पास XX क्रोमोसोम्स है। अगर XX मिल गया तो स्त्री पैदा हो जाएगी, लड़की पैदा हो जाएगी, और XY मिल गया तो लड़का पैदा हो जाएगा। तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और ये 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं मानव में। यदि XY मिल जाता है तो बालक होता है और XX मिल जाता है तो लड़की होती है। लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है X गुणसूत्रों की वंशागति।
जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने। योग्यता के सिद्धांत का प्रतिपादक किया था। योग्यता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे चार्ल्स डार्विन ने ही योग्यता के सिद्धांत का प्रतिपादक किया था, योग्यता की उत्पत्ति के सिद्धांत का। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया ह्यूगो डी ब्रीज ने। मेंडल के कार्य का पुनः अनुसंधान किसने किया? लेमार्क ने। जीन किस रसायन के बने होते हैं? तो जीन डीएनए के बने होते हैं। खच्चर उदाहरण है विजातीय संकरण का। म्यूटाइन है जीन की रचनाओं में कृत्रिम परिवर्तन कारक। पशुओं में नस्ल सुधार के महत्वपूर्ण चरण थे चयन, प्रजनन व पर्यावरण। आनुवंशिकी के जन्मदाता थे मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम है प्रभाविकता का नियम। मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम है प्रभाविकता का नियम। और मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को लिया था? अपने प्रयोग में मटर के पौधे को लिया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को लिया था। तो चलिए थोड़ा सा और कुछ बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम बेस लाने वाले हैं, हम ऐसे स्टडी को, ऐसे नॉलेज को लाने वाले हैं जिससे आपका बेस बन जाएगा। और यदि बेस बन जाए तो फिर कहना ही क्या, पढ़ने में मज़ा ही आ जाएगा। देखिए, पढ़ाई कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत भारी चीज़ नहीं है। कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि पढ़ाई को बोझ समझते हैं, लेकिन पढ़ाई बोझ नहीं है। पढ़ाई वास्तव में एक खेल जैसा है। पढ़ाई एक खेल ही है। ऐसा समझ लीजिए कि पढ़ाई एक खेल ही है, ये शिक्षा एक खेल ही है। और इस शिक्षा को पाने के लिए हमें सबसे पहले बेस बनाना पड़ेगा। यदि आधार बन गया, यदि हमारा बेस मजबूत हो गया, बेस स्ट्रांग हो गया, तो फिर आगे की स्टडी तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो बेस को मजबूत करने के लिए आपको इस चैनल पर टिके रहना पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल पर बहुत छोटे छोटे और ऐसे बेस बनाने वाले वीडियो जाएंगे जिसे देख के आप दंग रह जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक इसका लाभ पहुंच सके, क्योंकि सभी को बेस बनाना ज़रूरी होता है। बिना बेस के पढ़ाई नहीं होती। तो चलिए फिर मिलेंगे।